हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संदीप और ये जो है नीट बायोलॉजी सीरीज़ जो है उसमें हमने क्लास जो 12th है ना, उसका चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म उसको कंप्लीट किया था वन शॉट में। ओके, आपने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए। आज हम सेकेंड चैप्टर 12th का करने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम क्या करेंगे, पहले टॉपिक समझेंगे, देन उसके नीचे नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे जो आते हैं उनको देखेंगे। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना एक बिल्डअप होगा और क्लियर होगा नीट से रिलेटेड। कि पढ़ने के बाद पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये किसी को नहीं पता होता, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्रूट्स और सीड्स। इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो फ्लावर कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मेल क्या होता है? एंड्रोसियम। फीमेल क्या होता है? गायनोसियम। पता होगा आपको, मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी होगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट्स इज एंड्रोसियम, फीमेल का क्या है? और उसी का एक सिंगल यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं। फीमेल का गायनोसियम है, उसका सिंगल यूनिट को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। दैट्स इट। यही चीज़ें नोट्स में, ज़्यादा कुछ भारी भरकम चीज़ें नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स देखेंगे, देन फर्टिलाइजेशन के समय वाला देखेंगे, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स देखेंगे और इसी तरह ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स देखते हैं कौन कौन से हैं और इवेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह आएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम और स्टेमन पहले देखते हैं, ठीक है, और गायनोसियम को देखेंगे। फिर देखो, ये एक फ्लावर है छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लावर दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये पंखुड़ी है इसकी, और यहाँ पे ये छोटा छोटा ऐसे इस टाइप से बना होगा। तो ऐसे 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 ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या है आपका? कैलिक्स है, ठीक है, जिसे हम सेपल कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये स्टेमन है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे गायनोसियम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेपरेटली दिखाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ऐसा स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट है इसका, ठीक। और इस तरीके से दो लोब्स में डिवाइड हुआ है, तो इस लोब को बोलते हैं हम एंथर। एंथर के अंदर दो दो लोब होते हैं, इसलिए इसे बाइलोब्ड एंथर कहते हैं, ठीक है। चार इसके डिब्बे इसलिए 4 थीका कहते हैं, और बाइलोब्ड है इसलिए क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड एंथर। एंथर के बीच में क्या है? दो एंथर के बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, और ये 2 लोब्स मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इन दो जो 1 2 3 4 जो डब्बे दिख रहे हैं छोटे छोटे, है ना, सैक, उसी को हम थीका कहते हैं। इसलिए 4 थीका हैं और 2 लोब्स हैं, इसलिए ये क्या है? बाइलोब्ड एंथर है, ठीक है। तो अगर पूछे कि एंथर के प्रॉपर्टीज़ बताइए तो 2 लोब्स हैं, 4 थीका है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 4 थीका दिख रहे हैं आपको, और बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, 1 और 2 लोब हो गए, और ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी। और एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर ही हम स्टेमन कहते हैं, यानी कि एंड्रोसियम, ठीक है जी। अब कुछ उसके नोट्स देख लेते हैं कि एंड्रोसियम के अंदर क्या क्या होता है, यानी स्टेमन की प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला है स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर प्लस फिलामेंट, यानी कि स्टॉक। जो आप फ्लावर पकड़ते हो ना, ऐसा फ्लावर है, इसका जो डंठल होता है उसी को हम फिलामेंट कहते हैं। तो उसी तरीके से एंथर में भी फिलामेंट पाया जाता है, समझने के लिए है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। सेकंड क्या है? एंथर इज 4 साइडेड, बता चुका हूँ, ये 4 साइडेड दिख रहा है आपको। कंटेन 2 लोब्स, ओके, बीच में कनेक्टिव टिश्यू मार दो और ये हो गया 2 लोब। एंड ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका, यानी कि देखो बता क्या रहा है कि इस टाइप से ये एंथर हो गया, अरे यार, इस टाइप से ये एंथर हो गया, ठीक है, ये बना हुआ है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, 1 2 3 4 लोब्स यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। इसी चीज़ को बताने की कोशिश किया गया है। और ये जो 2 ठीका है उसी को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं। माइक्रोस्पोर्स का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? दिस माइक्रोस्पोरेंजिया थीका फर्दर डेवलप्स इनटू पॉलन सैक, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। दैट्स इट। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं, यानी कि पॉलन सैक जो कि डेवलप होता है आगे जाके, ठीक है। तो इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, यानी कि जो पॉलन सैक है वो 4 लेयर्स से सराउंडेड होता है। कौन कौन सा? आउटर से इनर जाएंगे, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। यानी कि देखो ये पॉलन ग्रेन मतलब पॉलन सैक है,
उसके बाहर 4 लेयर्स पाए जाते हैं, 1 2 3, है ना, और चौथा, ठीक। तो ये लेयर क्या है, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन ये मिडिल लेयर, एंड देन दिस इज टेपेटम, ठीक है। ये पूरा टेपेटम होगा, ये पूरा मिडिल लेयर है, ये एंडोथीशियम होगा, और ये वाला एपिडर्मिस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। तो पहला है द आउटर 3 लेयर्स, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। तो ये 3 लेयर्स क्या काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स। अब ब्रेक होने का देखो, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये 3 लेयर्स ऊपर के, ठीक है। ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर तीनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं और पोलन ग्रेन के रिलीज होने के लिए रप्चर होने की में मदद करते हैं, खुद को रप्चर कर लेते हैं ताकि पोलन ग्रेन रिलीज हो सके। उसी को हम डेहिसेंस की प्रोसेस कहते हैं। अब चौथा पॉइंट जो कि मतलब सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में यहीं से क्वेश्चन आया था, बोला गया है कि टेपेटम इज अ इनर मोस्ट वॉल लेयर, इट्स फंक्शन क्या है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ओके। ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप स्पर्म्स को सर्टोली सेल्स जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे अभी आके, मतलब कि पढ़ेंगे इसके बाद ही है ना। तो उसमें बताऊंगा कि सर्टोली सेल्स जो है वो ह्यूमन में स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे वही काम टेपेटम कर रहा है, टेपेटम के सेल्स कर रहे हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं पोलन ग्रेन्स को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। सेकंड पॉइंट, इट्स सेल्स प्रोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेपेटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। अब जैसा कि मैंने बताया डेसिकेशन वगैरह, एंथर का कुछ लेयर्स बताया, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 लेयर्स दिख रहे हैं। तो ये है एंथर। एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, मतलब पोलन सैक है, उसके बाहर के लेयर्स को गिनना है, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, और ये जो लेयर्स हैं उनको मैं अच्छे से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बनाया डायग्राम देखो, ये है आर्कियोस्पोरियस सेल, बताऊँगा इसके बारे में क्या होता है। तो अंदर से बाहर से देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये पूरा है मिडिल लेयर, देन टेपेटम, ये इनर मोस्ट वाला, ठीक है। उसके अंदर एक सेल होता है आर्कियोस्पोरियल सेल। ये आर्कियोस्पोरियल सेल इस तरीके से ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, आउटर पैराइटल एंड इनर क्या स्पोरोजेनियस सेल, यानी कि आउटर पैराइटल, इनर स्पोरोजेनियस सेल। इनर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पेरीफेरी है ना भाई, तो पेरीफेरी से जो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला आउटर होगा और ये वाला इनर होगा, स्पोरोजेनियस जो कि सेंटर की तरफ होगा। अब स्पोरोजेनियस जो है ना, देखो पैराइटल वाला जो होता है वो तो फिर डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है, वो लेयर्स को और मदद देता है, उसका काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। लेकिन स्पोरोजेनियस जो होता है ना, वो क्या काम करता है, ये डेवलप होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, ठीक है, दिखाता हूँ। अब यही को प्रोसेस को, ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि इस पोलन ग्रेन्स, और स्पर्म बोल दिया था, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ओवम तो उसमें होगा यार, ओवम नहीं बोलेंगे, जो एग है उसका फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को समझ लेते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पहला द आर्किस्पोरियल सेल, मैंने बताया आर्किस्पोरियल सेल क्या होता है, डिवाइड्स इनटू आउटर पैराइटल एंड इनर स्पोरोजेनियस सेल या टिश्यू, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द आउटर पैराइटल सेल फॉर्म्स 4 लेयर्स, है ना, एंड इनर स्पोरोजेनियस सेल फॉर्म्स द माइक्रोस्पोर टेट्रेड। यानी कि देखो जो हमने पढ़ा था टेपेटम, फिर मिडिल लेयर, एंडोथीलियम, ठीक है, और एपिडर्मिस, है ना, ये 4 लेयर्स को और बनाने का काम कौन करता है, आउटर पैराइटल सेल। इनर स्पोरोजेनियस सेल क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, यानी कि 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर का एक गुच्छा बनाता है एक स्पोरोजेनियस सेल बाय मियोटिक डिवीजन, यानी कि हैप्लॉइड गैमेट्स को बनाता है। 1 2 3 4 स्पोरोजेनियस का एक सेल क्या डिप्लॉइड था, वो मियोटिक डिवीजन करके 4 ऐसे सेल्स को बनाता है, ठीक है जी। मियोसिस की प्रोसेस क्या होती है मैं 10th चैप्टर में बताऊंगा, 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को टर्म को समझ लो, ठीक है। तो एक स्पोरोजेनियस सेल है, मियोटिक डिवीजन करके टेट्रेड, ईच सेल इज पॉली यानी पोलन मदर सेल, PMC, पोलन मदर सेल शॉर्ट में बोलता है। तो ईच वन क्या है, पोलन मदर सेल है, जो कि मियोटिक डिवीजन करके स्पोरोजेनियस सेल से बना है, सब में हैप्लॉइड गैमेट्स है, ठीक है जी। अब ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड इज पोलन पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल आप बोल सकते हो, यानी कि हर एक
पोलन मदर सेल पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल रखता है, इसलिए उसे पोटेंशियल पोलन कहते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल PMC मियोटिकली, है ना, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मियोटिकली हो रहा है। देखो भाई क्या होता है, फर्स्ट जो मियोसिस डिवीजन होता है वो क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, यानी कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम तो यहाँ पे 23। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होता है वो लाइक माइटोसिस होता है। ठीक है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ बन जाता है। मैं आगे जाके बताऊंगा, इसलिए बोला यहाँ पे हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना मियोटिकली पोलन मदर सेल से कौन बन रहा है, माइक्रोस्पोर्स बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नोट क्या करना है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑलवेज लाइक माइटोसिस, जैसे कि मैंने बताया अभी। रिवाइज करेंगे चैप्टर 10 सेल डिवीजन 11th में। ठीक है जी, तब बता दूंगा वहाँ पे। अब पोलन ग्रेन क्या होता है, जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं या माइक्रोस्पोर कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो नीट में आई है कि पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, तो मेल गैमेटोफाइट बोल दिया, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गैमेटोफाइट, तो पोलन ग्रेन लिखा था और एक पोलन सैक लिखा था और एक स्पर्म वगैरह कुछ भी लिख दिया था, तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। तो मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पोलन ग्रेन होता है, ये आपको याद रखना, या माइक्रोस्पोर भी बोल सकता है। नीट में डायरेक्ट टर्म पूछ दिया था, देख लो छोटे सा छोटा टॉपिक, छोटा से छोटा पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट पोलन ग्रेन का क्या है, पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट्स, नीट का क्वेश्चन है, IMP है, इसको याद रख लो। ठीक है, पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेटोफाइट्स है, यही चीज़ नीट में आई थी। सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ पोलन ग्रेन इज 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर एंड इट हैज़ 2 लेयर्स। ठीक है, इसके पास 2 लेयर्स होते हैं, इनर इंटाइन एंड आउटर एक्साइन, बताऊंगा आपको डायग्राम के थ्रू। थर्ड पॉइंट, आउटर लेयर इज एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो एक्साइन लेयर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई भी केमिकल हो, कोई भी इंसेक्ट हो, क्यों, क्योंकि उसके बाहर में स्पोरोपोलेनिन की लेयर होती है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। सपोज करो एक कार है, इसमें क्या है, खिड़की लगी हुई है, और खिड़की क्या है, बुलेट प्रूफ है। तो बुलेट प्रूफ है तो इसमें कांच होगी, और वो कांच को हमको क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन, जो कि बुलेट से बचाएगी। बुलेट का मतलब होता है रेजिस्टेंट, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल से जो भी इसको डिस्ट्रॉय करने आएगा उससे बचाएगा। तो सपोज कर लो ऐसे ही, अपन बायोलॉजी वाले हैं तो एग्जांपल कहीं से भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन की लेयर से क्या बना रहता है, एक्साइन बना रहता है। ठीक है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये क्वेश्चन आता है नीट में। चौथा पॉइंट क्या है, जर्म पोर फाउंड ऑन एक्साइन वॉल एट पॉइंट वेयर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। अब जर्म पोर क्या होता है बोलोगे, तो जर्म पोर के बारे में बताऊंगा मैं, होता क्या है आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा डायग्राम के थ्रू। अब तक अभी ऐसे ही समझ लो कि जर्म पोर एक्साइन वॉल पे पाया जाता है, वहाँ पे जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब डेवलप होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको बताऊंगा जब हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे, अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट क्या है, इनर वॉल इज इंटाइन एंड विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये नीट में आया भाई। आउटर वॉल किससे बनी थी, स्पोरोपोलेनिन से। इनर वॉल किससे बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन से। नीट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रख लो इस चीज़ को। छठा पॉइंट, मैच्योर पोलन ग्रेन्स कंटेन 2 सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है बताऊंगा, और इन दोनों का कुछ काम है। तो वेजिटेटिव सेल कंटेन्स एबंडेंट फूड रिजर्व, है ना, ऑफ पोलन ग्रेन एंड जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट्स। देखो अब 2 काम है इसका। तो पहला वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, ये फूड रिजर्व करता है, यानी कि फूड को स्टोर करने का काम करता है पोलन ग्रेन का। और दूसरा जनरेटिव सेल क्या करता है, डिवाइड करता है 2 मेल गैमेट्स में। याद रखना पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स डेवलप होते हैं और दोनों जाके फ्यूज़ करते हैं, और कैसे फ्यूज़ करते हैं वो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बताऊंगा, तो अभी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम देखो और खुश रहो। देखो ये है एक मैच्योर पोलन ग्रेन, इसमें 2 वॉल्स हैं, अंदर वाला इंटाइन है, बाहर वाला एक्साइन है। ओके, और बाहर वाला एक्साइन है वो किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है। और यहाँ पे ये देखो, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये एक्साइन और ये इंटाइन। ठीक है, ये पूरा स्पोरोपोलेनिन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहते हैं। यहीं से पोलन ट्यूब डेवलप होता है। अब पोलन ट्यूब क्या होता है ये मैं आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, इतना याद रखो, स्पोरोपोलेनिन जहाँ पे एब्सेंट होता है वहीं पे जर्म पोर पाया जाता है। ठीक है जी, इतना जान लो बस।
अब यहाँ पे देखो ये मैच्योर पोलन ग्रेन कैसे बनता है उसको देख लो कैसे बनता है, मतलब ये आगे जाके कैसे और डिवाइड होता है, मेल गैमेट्स कैसे इसके अंदर आते हैं वो देख लेते हैं। तो पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल पाए जाते हैं। ये जो मेन सेल है ना क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोजेनियस सेल, वही आगे जाके डिवाइड होता है। ठीक है, जो 4 टेट्रेट्स बनाए थे पोलन मदर सेल जो है PMC, वही डिवाइड होता है और बनाता है 2 सेल्स को, जिसका नाम है एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है, ये इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है इसके पास और ये फूड स्टोर करता है। जनरेटिव सेल क्या होता है, जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स को डेवलप करता है। ठीक है, मतलब डिवाइड होता है 2 मेल गैमेट्स में। ठीक है जी। मैच्योर पोलन ग्रेन एट 2 सेल्ड स्टेज। देखो अब अगर पोलन ग्रेन जो है किसी भी स्टिग्मा में जाता है, ठीक है, किसी भी प्लांट की स्टिग्मा में जाता है, ये गायनोसियम का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट होता है। देखो पहले वही बता देता हूँ यार, वरना आपको डाउट होगा। ये क्या है, गायनोसियम है। ठीक है, ये इस टाइप से बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है और ये ओवरी होता है। इन तीनों को मिला के हम गायनोसियम कहते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये जो पोलन ग्रेन है वो जाके उड़ के स्टिग्मा में एंड यहाँ पे आता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में। तो इस टाइम पे जो किसी भी प्लांट से पोलन ग्रेन झड़ता कब है, डेहिसेंस कब होता है, तो इसमें 2 टाइप का सेल, 2 सेल स्टेज होता है और 3 सेल स्टेज पे भी ये झड़ सकता है। ठीक है, प्लांट से। तो 2 सेल स्टेज में कौन कौन सा सेल आएगा, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। 3 सेल स्टेज में कौन कौन सा आएगा, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स। यहाँ पे देखो 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल, इसी को 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नोट क्या करना है, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज, यानी कि ये वाला। ठीक है, एंड रिमेनिंग स्पेसीज ऑफ पोलन ग्रेन शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। 60% जो है वो 2 सेल्ड स्टेज पे ही झड़ते हैं या डेहिसेंस होते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स देख लेते हैं। तो पहला, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सो यूज्ड एज अ पोलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट बाय एथलीट्स। देखो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं क्योंकि फ्लावर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्लावर से ही निकलते हैं। तो पोलन टैबलेट्स के रूप में यूज़ किया जाता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है बाय एथलीट्स। ठीक है, ताकि उनकी पावर बढ़ सके। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, इन राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। देखो अब वायबिलिटी क्या होता है, वो टाइम पीरियड जब पोलन फर्टिलाइज कर सकता है। यानी कि सपोज करो कोई आदमी है जो 30 से लेके नहीं, ये नहीं बोल सकता, आपके लिए एग्जांपल गलत हो जाएगा, प्लांट के लिए अलग होता है ये काम। सपोज करो एक आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है, इसको आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर, वरना ये ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो वैसे ही पोलन ग्रेन राइस और व्हीट में वायबल यानी कि फर्टाइल कंडीशन में रहता है, यानी कि ये एग के साथ फ्यूज़ कर सकता है सिर्फ 30 मिनट तक। अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो वो फर्टाइलिटी प्रॉपर्टी इसकी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, यानी उसके बाद ये फर्टाइल नहीं हो पाएगा, एग के साथ फ्यूज़ नहीं करेगा। ठीक है जी, इसी को वायबिलिटी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, इन रोजेसी, रोज फैमिली में, लेग्यूमिनेसी पी वाला प्लांट में जो है, और सोलेनेसी, इन तीनों फैमिलीज़ में वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन रिमेन्स फॉर मंथ। ठीक है, मेंटेन्ड। वायबिलिटी जो होती है इसमें 30 मिनट तक होती है, लेकिन इसमें मंथ तक, कई मंथ तक चलते रहता है। ठीक है, कई मंथ बाद भी वो वायबल होता है। पोलन ग्रेन्स ऑफ पार्थेनियम और कैराग्रास कजेस एलर्जिक रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी टर्म छोटा छोटा है, याद रख लेना। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट, पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस। देखो अब हमने क्या देखा, राइस और व्हीट में 30 मिनट में ये वायबिलिटी लूज हो जाती है। तो कुछ तो काम करना पड़ेगा जिससे ये कंजर्व हो सके या प्रिजर्व्ड हो सके, ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें। तो उसके लिए एक प्रोसेस आती है जिसे बोलते हैं, हम नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दिया भी नहीं एनसीईआरटी में। तो आप इतना याद रखो कि पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट 196 डिग्री सेल्सियस। 196 डिग्री सेल्सियस, ये टर्म डायरेक्ट नीट में आया था, ऑप्शंस में बोला था 190 डिग्री सेल्सियस माइनस 192 डिग्री सेल्सियस माइनस में माइनस 196 डिग्री सेल्सियस या नन। तो 196 जो है माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे आपको टिक करना था और आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन पे 196 डिग्री सेल्सियस पे हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर पूछा जाता है। ठीक है जी। अब छठवां पॉइंट, दिस आर प्रिजर्व्ड पोलन यूज्ड एज पोलन बैंक। जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं और बाद में हम उसे ज़रूरत के समय निकालते हैं, वैसे ही पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी को बचाने के लिए हम उसे
पोलन बैंक में डालते हैं, यानी कि प्रिजर्व करके लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और बाद में उसे यूज़ करते हैं। इसी को हम पोलन बैंक कहते हैं। प्रिजर्व का मतलब वायबिलिटी मेंटेन फॉर लॉट ऑफ ईयर्स बाय दिस मेथड। ओके, हमने तो सिर्फ मंथ तक कहा था, ये तो ईयर्स तक भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम। ठीक है जी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।